Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel, and this channel is all about learning and learning about chemistry. ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी बुक्स आपको BS लेवल पे, कौन कौन सी बुक्स आपको किसी भी कम्पिटिटिव टेस्ट के लिए इस्तेमाल होंगी, आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि केमिस्ट्री को 3 मेन सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। और फिर इनऑर्गेनिक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होता है। ठीक है, तो उसके स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कहाँ से पढ़ें, बिकॉज ये वाली जो टेक्निक है आजकल बहुत इन है, यानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं टेस्ट में अगर आप लिखें, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। NMR को ले लें, अगर आप NMR को ले लें या फिर इंफ्रारेड को ले लें या फिर UV की किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर स्कोप की बात करें तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज ये टेक्निक आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है एनालिसिस के लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री इज़ ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छी भी लगती है और बहुत इजी भी है। मतलब मोस्टली कंसेप्चुअल है, लर्निंग वाली या फिर रटलाइजेशन वाली या फिर जो मेमोराइजेशन वाली चीज़ें वो बहुत कम है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो बहुत सी अच्छी बुक है, यानी जो MS लेवल पे या BS लेवल पे आपको मैक्सिमम कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगी, वो है इम्यूनस की। इसमें आपको ये मोहम्मद इम्यूनस की है, इजीली आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी लेकिन इट्स लाइक अ इन्वेस्टमेंट। सो व्हेन यू इन्वेस्ट इन बुक्स तो आपको ये फिर बहुत देर तक और बहुत अरसे तक ये आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी कंटेंट की बात करते हैं कि हमें चैप्टर्स में कौन कौन से मिलेंगे। सबसे पहले आपको कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा, बिकॉज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कोवलेंट बॉन्डिंग। पोलर या नॉन पोलर दोनों होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइपरकॉन्जुगेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस, बहुत सारे जो मतलब मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल के एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका एक चैप्टर है। फिर उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी का इसमें भी चैप्टर है। यानी अगर आपने सिर्फ नो हाउ ये बेसिक लेनी है तो आप इससे भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके बाद अनसैचुरेटेड, फिर उसके बाद स्टीरियो भी है। स्टीरियो भी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल सब्जेक्ट एक जॉनर है, तो उससे भी आपको एक पूरा चैप्टर मिलेगा, यानी डिटेल ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, सारे मतलब कायरल, कायरलिटी, नॉन कायरल सब कुछ मिलेगा। अल्काइल हैलाइड्स मिलेगा, फिर उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फिर उसके बाद अल्कोहल एंड ईथर्स, फिर अल्कोहल एंड ईथर्स ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अल्कोहल एंड ईथर्स में भी काफ़ी मेन मतलब आपको पूरा अल्कोहल, फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर प्रेपरेशंस ऑफ अल्कोहल, द फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन बेसिकली इसमें हर चैप्टर की डिवीजन कैसे कि सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद नॉमेनक्लेचर में उसकी नेमिंग, देन उसके बाद हाउ द मैथड्स, मैक्सिमम मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, फिर उसके बाद देन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, फिर उसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, एंड देन उसके बाद थायोल्स, अगर कोई डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल है जैसे फिनोल्स, ईथर कैन बी से एज द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल, फिनोल कैन ऑल्सो बी डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। तो फिर उसके आगे डेरिवेटिव को भी इसी चैप्टर में अगर कवर किया जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा एल्डिहाइड का। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आ जाएगा एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का भी बिल्कुल वही सीक्वेंस फॉलो होगा जो अल्कोहल में होगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग हम इसमें नाइट्रो आ जाएंगे, नाइट्रो कंपाउंड्स, अल्काइल नाइट्रो, अमाइंस, फिर उसके बाद टर्शियरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी कोई भी अमाइंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाएंगे एरोमेटिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी पायरोल वगैरह, पायरोल, पायरिडीन वगैरह, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सब आ जाएंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का एक मेन कौन सा है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का, फिर उसके बाद है पॉलीमर्स। रिसेंटली जो एक टेस्ट हुआ था या फिर जो 2-3 टेस्ट मैंने ऑब्जर्व किए हैं उसमें पॉलीमर्स का एक बहुत अच्छा खासा पोर्शन आता है। तो पॉलीमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मोस्टली इग्नोर किया जाता है कि मतलब इजी है तो बस कर लेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डेली लाइफ यूजेज में इसका बहुत ज़्यादा पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसमें मोस्टली जो एग्जामिनर इसको भी टच करता है, उनके जो रीडर या फिर जो पार्टिसिपेंट होता है टेस्ट का वो मोस्टली इनको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो फोकस करता है अल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड कीटोन्स के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, लेकिन इन सब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स वगैरह को हम छोड़ देते हैं, लेकिन इनसे मेन मतलब MCQs आते हैं और
नेम्स आ गए, उनके कंडेंसेशन आ गई, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद देर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, देर यूजेज, कौन सा पॉलीमर कहाँ यूज़ हो रहा है डेली लाइफ में, तो ये आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। व्हेन यू लर्न अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आप इनऑर्गेनिक पढ़ें, ठीक है। ऑर्गेनिक आपको इजी लगेगी तो फिर आपको लगेगा कि इनऑर्गेनिक भी इजी है, लेकिन इनऑर्गेनिक उतनी ही मुश्किल है जितनी ऑर्गेनिक इजी है, ठीक है। ऑर्गेनिक में जितने कॉन्सेप्ट है इनऑर्गेनिक में उतनी लर्निंग है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर टाइम गिविंग, कि आप कितना टाइम दे रहे हैं इनऑर्गेनिक को, ठीक है। बिकॉज इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग एंड मेमोराइजेशन। आप क्लोरीन के रिएक्शन मिलियंस ऑफ रिएक्शंस है, और हर रिएक्शन में क्लोरीन डिफरेंट तरीके से बिहेव करे, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। इवन पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक से आप किसी भी एलिमेंट को उठा दें, उसकी कंडीशन, उसका रिएक्टेंट, उसका बिहेवियर सब मतलब डिफरेंटली होता है, ठीक है। तो यू कैन नॉट से दैट कि ये एलिमेंट है तो ये इस कंडीशन में ऐसा ही बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है, और वो बाय नेचर, क्योंकि वो आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक भी की बुक, ये जो बुक मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत अच्छी बुक है, कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, डिटेल बुक है, ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इनऑर्गेनिक को कवर करती है, ठीक है। ये इसका ऑथर है प्रोफेसर गुलाम रसूल चौधरी, प्रोफेसर गुलाम रसूल चौधरी की बुक है, और ये भी मतलब डिटेल बुक है, और थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, यानी अबव 500 या फिर 475, तो पुरानी बुक है तो 475 की होगी। अब अगर आप लेंगे तो 600-700 की आ जाएगी, लेकिन वंस यू इन्वेस्ट तो फिर आपको लाइफ टाइम, क्योंकि आपने वन एवर यू नीड टू लर्न अबाउट एनी कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक, तो आप इस बुक को खोलेंगे और आपको वो कॉन्सेप्ट इसमें मिलेगा। इसके भी कंटेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर क्या है, प्रोडिसिटी का, जिसमें आप प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल जो है ना, पास्ट में कितने प्रोडिक्ट टेबल्स बने, क्या क्या हुआ, मेंडलीव का क्या काम है, ठीक है। वो सारे प्रोडिक्ट टेबल, सारे मतलब उसका आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मतलब प्रोडिसिटी से के बारे में जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारे मिलेंगे। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया, वीबीटी आ गया। कोई भी अगर आप थ्योरी ले लें, केमिकल बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर, इसमें ईच एंड एवरी थिंग कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एसिड बेसिक कॉन्सेप्ट, एसिड बेसिक कॉन्सेप्ट तो इनऑर्गेनिक में ले लें या ऑर्गेनिक में ले लें, एसिड बेसिक कॉन्सेप्ट एक बहुत हॉट टॉपिक होता है हर टेस्ट में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। तो एसिड बेसिक कॉन्टेम्प इन रिलेशन विद इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। हार्ड एंड सॉफ्ट मैन, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, लोई कॉन्सेप्ट, सारे इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद आगे डी ब्लॉक, डी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। इसमें आपकी कोऑर्डिनेशन भी थोड़ी बहुत कवर हो जाएगी, नॉमेनक्लेचर कवर हो जाएगी, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सारी थ्योरीज को कंप्लीट डिटेल के साथ ये कवर करेगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी इजी सब्जेक्ट है टू सम एक्सटेंट। बाकी अगर टॉपिक्स इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स को छोड़ दें तो इनऑर्गेनिक न्यूक्लियर मोस्टली इजी लगता है, ठीक है। समझ आ रही है ये चीज़, फ्यूजन की अल्फा डिके, बीटा डिके, गैमा डिके क्या होता है, ठीक है। उसके बाद विल्सन क्लाउन चैम्बर क्या, उसके अंदर क्या हो रहा है, तो वो टू सम एक्सटेंट ईजी है। लेकिन न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो BS लेवल या MS लेवल पे आने चाहिए वो भी इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टेक्निक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो फिजिकल केमिस्ट्री में भी, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैब में मोस्टली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ बुक की थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, लैब का काम हम कर ही नहीं रहे होते, ठीक है। तो एग्जामिनर मोस्टली क्या करता है, प्रैक्टिकल वर्क को टच करते हैं, और मोस्टली जो है ना स्टूडेंट्स वो they are totally blank about the techniques that are going to used in laboratory, ठीक है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बहुत हॉट टॉपिक है। इसमें सारी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, सारी क्लासिफिकेशन, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, सब कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। थिन लेयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। मोस्टली यूज होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको इधर भी मिलेगा। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये आपको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से रिलेटेड मिलेगी, ठीक है। उनका एनालिसिस कैसे होता है, उनके अंदर बॉन्ड की वाइब्रेशन कैसी होती है, ठीक है, IR कैसी होती है, सब UV कैसी होती है, वो सब आपको यहाँ। उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री को भी यहाँ पे टच किया हुआ है। और ये सबसे लास्ट है, यानी ग्लास इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, सोडा ऐश इंडस्ट्री में का यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में कैसे काम होता है, सोप इंडस्ट्री में सोप कैसे बनता है, सारी उसकी जो है ना वो फंक्शनिंग वगैरह, सारी उसकी डायग्राम वगैरह सब कंप्लीट डिटेल है, ठीक है। और अबाउट कितने पेजेस की बुक है, अबाउट 667 राउंड अबाउट 700 पेजेस की बुक है। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल बुक है, जिसमें आपको सब कुछ यानी
इनऑर्गेनिक का यू नेम इट अ टॉपिक, और वो आपको इस बुक में इंशाल्लाह मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बुक है, तो यू कैन लर्न इनऑर्गेनिक फ्रॉम दिस बुक। और उसके बाद आती है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था, इंट्रो में बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। मैंने आपको जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की बुक्स बताई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एक पूरा चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वक्फ कर दिया, यानी वो इतना इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंपॉर्टेंट ना होता तो एक टॉपिक में उसको कवर कर लेते, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है इसीलिए पूरा एक चैप्टर उसके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो अलग से भी अगर बुक आप लेना चाह रहे हैं, डिटेल स्टडी करना चाह रहे हैं यूवी की, आईआर की, एनएमआर की, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री की, आप ये बुक ले सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक है, इम्यूनस साहब की है। इम्यूनस साहब ने बहुत अच्छा केमिस्ट्री में काम किया है, ठीक है। छोटी सी पतली सी बुक है, इजी टू कैरी है, और ये इन कंपैरिजन टू अर्लियर बुक्स अ बिट इनएक्सपेंसिव, 350 की है, पुराना एडिशन है। अभी कुछ नहीं कह सकते, 400 450 की भी हो सकती है मार्केट में, इट डिपेंड्स, ठीक है। लेकिन वही बात है कि वंस यू इन्वेस्ट, फिर आपको लाइफ टाइम के लिए बुक जो है ना वो काम आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपने अपनी फील्ड केमिस्ट्री चूज़ कर ही लिया तो फिर ये बुक्स जिनसे आपका वास्ता पड़ता रहेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी सी बुक है। सबसे पहले आपको वही जो बुक का होता है मेन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, इंट्रोडक्शन दी जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, यूवी के बारे में, आईआर के बारे में, कैसे काम करती हैं, स्पेक्ट्रा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन, बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होती है, डिटेक्टर कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका फर्स्ट चैप्टर आ गया यूवी विजिबल, जो हम मोस्ट कॉमनली, जी फर्स्ट चैप्टर है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर हम कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले आ गया मेन उसकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसी होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काम कैसे करती है, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्वेंट का अफेक्ट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होती है, सैम्पल हैंडलिंग क्या होती है, हाउ वी पुट अ सैम्पल इन अ इंस्ट्रूमेंट, तो कैसे वो सैम्पल को ऐसे उठा के नहीं रख देना होना, सैम्पल प्रॉपर उसकी जो है ना वो प्रिपरेशन होती है सैम्पल की। फिर क्रोमोफोर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेशन सिस्टम पे अगर मॉलिक्यूल के अंदर हो तो कैसे होगा। फिर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एनालिसिस कैसे होगा, जब हमारे पास स्पेक्ट्रा आएगा तो हाउ वुड बी एबल टू एनालाइज के अब इसके अंदर ये पोर्शन है तो इस वजह से ये स्पेक्ट्रा के अंदर लाइंस आई हैं, ठीक है। फिर एट द एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉब्लम्स भी आपको गिवन है, ठीक है। सो व्हेन यू रीड अ चैप्टर थॉरली, व्हेन यू आर एबल टू से दैट कि अब आपकी तैयारी होगी, अब आपको यूवी विजिबल समझ आ गया, तो नाउ यू कैन प्रैक्टिस अ प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द चैप्टर के। फिर आपको पता चलेगा कि आइदर वेयर डू यू स्टैंड, कि आपको चैप्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आइदर यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, तो फिर आपको दोबारा गो थ्रू करना पड़ेगा, दोबारा वो याद करना पड़ेगा, या फिर दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकेंड चैप्टर आ गया इंफ्रारेड का, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पता है जैसे एनर्जी की सारा वो चार्ट होता है, वैसे ही चैप्टर की डिवीजन भी हुई है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंफ्रारेड के बाद भी वही बिल्कुल वैसी चैप्टर वगैरह, ये वैसे टॉपिक की डिवीजन है। उसके बाद एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, आप लोगों को पता है बहुत इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये ऐसी टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसको बहुत ज़्यादा टच भी किया जाता है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रेडिबल टेक्निक है जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले आपको मेन कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, सैम्पल हैंडलिंग के बारे में। फिर उसके बाद पीएमआर यानी प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस फिर आपको बताएगी, फिर C13 बताई जाएगी, फिर C13 में इवन 2D भी आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो फिर आप कंप्लीट मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो होते हैं एनएमआर वगैरह में वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। एट द एंड वही बात है जैसे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 के एंड में भी प्रॉब्लम्स है, सो यू कैन प्रैक्टिस अ प्रॉब्लम वाइल असेसिंग योर सेल्फ, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेक्ट्रोमेट्री, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी से थोड़ी सी हट की है, लेकिन मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है, वो वाली सीन नहीं है जैसा यूवी आईआर या एनएमआर में था। तो इसमें भी बिल्कुल वही बेसिक प्रिंसिपल है, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन है, फिर मैथ स्पेक्ट्रम, हाउ वी एनालाइज द स्पेक्ट्रम, जब हमारे पास स्पेक्ट्रम आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट से निकल के, तो हाउ वी गोना एनालाइज के अच्छा ये चीज़ आ रही है तो इसमें ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। उसमें सारे फिर उसका मोलेकुलर वेट कैसे फाइंड करना है, फिर मोलेकुलर फार्मूला कैसे फाइंड करना है, फिर मोलेकुलर स्ट्रक्चर तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। बिकॉज अननोन, बिकॉज व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, इट इज़ कम्प्लीटली अननोन इन द बिगनिंग, ठीक है। तो आप बहुत सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके, बहुत सारे टेस्ट को इस्तेमाल करके आप उसके स्ट्रक्चर पे पहुंचते हो, और अगर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो फिर स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री जब तक पहुँचते हैं तो हम 90% का स्ट्रक्चर गैस कर लेते हैं,
ठीक है। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से थोड़ा सा हट के, लेकिन क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है लैब में, इजी टू कैरी टेक्निक और बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है। उसमें गैस स्पेक्ट्रोस्को क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड में फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी, फिर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, प्लेन क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारी, ठीक है ऐसे होते हैं, सारी उसकी डिटेल है, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स भी एट द एंड, हर चैप्टर के एंड पे भी दी गई और बुक के एंड पे भी आपको दी गई है, ठीक है। सो व्हेन यू गो थ्रू अ बुक थरली, तो फिर आप वो प्रॉब्लम्स जो मिक्स प्रॉब्लम्स है सब चैप्टर से मिलकर बनाए, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ठीक है। और लास्ट में फिर आप लोगों के पास क्या है, कंपाउंड इंडेक्स है, उसके बाद ग्लॉसरी आ जाती है वो जो हर बुक के, ठीक है। और फिर आपको आंसर्स की भी दी हुई हैं कि आप आफ्टर सॉल्विंग योर सेल्फ, कि फिर आप उसका आंसर भी दे सकते हैं कि क्या मतलब आइदर आई एम गुड और नॉट गुड, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बुक्स एनालिसिस. I hope you like it. If you like it, please hit the like button and share my video. Allah Hafiz.